बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब तक हम सॉल्यूशन चैप्टर के 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज इस सिलसिले का 5th लेक्चर है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर को समझने में आपके लिए कोई इशू हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल अल्केमिस्ट चैनल पे मौजूद है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं कि पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, तीसरे लेक्चर में हमने राउट्स लॉ के दोनों केसेस को बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया और जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया, उनके लिए कंडीशंस वगैरह हमने डिस्कस किए और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने उस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से ही है और दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है लिस्ट में ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम एक दफ़ा रिव्यू लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारा मेन टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद है उन पे डिपेंड करे, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड ना करे बल्कि सिर्फ पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करे यानी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे। तो हमारे पास टोटल जो है तादाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 हैं। उनमें से लेक्चर नंबर 4 में हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और कमिंग लेक्चर में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि एक सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने से पहले हमें इन बातों का इल्म होना ज़रूरी है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी लाता है। इस वेपर प्रेशर में कमी की वजह से उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ये आज हमने डिस्कस करना है। इससे पहले आपको ये भी पता चलना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए और फिर वो उबलने लगे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी वो टेम्परेचर जिस पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो हैं इक्वल हो, बराबर हो, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये गैस हमने पहले भी डिस्कस किया, ये प्योर लिक्विड है जिससे वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ये उसी लिक्विड के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। ये जो डार्क डॉट्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स को शो कर रही हैं और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि प्योर फॉर्म में ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन फॉर्म में इन सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल है, इवापोरेशन की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो वेपर्स है वो कम बनेंगे, एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर कम होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से
केस ए में हमारे पास प्योर लिक्विड था और ये बॉइलिंग पॉइंट इसका 50 सेंटीग्रेड था, और केस 2 में जब हमने इसके अंदर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब 55 सेंटीग्रेड यानी 5 डिग्रीज इसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ। और ये इजाफा किस वजह से हुआ? ये सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है उस सॉल्यूट के पार्टिकल की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ। अब ये इजाफा क्यों हुआ? पहले 50 सेंटीग्रेड पे प्योर फॉर्म में इतने वेपर्स बन रहे थे कि वो एक्सटर्नल का मुकाबला कर रहे थे, और उस 50 सेंटीग्रेड पे ही ये जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो बॉयल हो रहा था। यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से 50 सेंटीग्रेड पे इतने वेपर्स नहीं बन सके कि वो एक्सटर्नल प्रेशर का मुकाबला कर सके। इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर का मुकाबला करने के लिए अब जो है हम इस लिक्विड को 55 सेंटीग्रेड तक इसको हीट कर लेंगे। 55 सेंटीग्रेड पे जाके उतने वेपर्स बनेंगे जो कि एक्सटर्नल का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स की मौजूदगी जो सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इजाफे का बाइस बनती है। अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रखा है और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को रखा है। ये जो ए से लेके बी यहाँ तक हमारे लिए जो कर्व है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और सी से लेके जो डी तक का जो कर्व है वो सॉल्यूशन के लिए है। हम जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे देखें, इसलिए ये ऊपर है, और जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है, इसलिए ये नीचे हम ड्रा करते हैं। ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर का हमने जो लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्सटर्नल प्रेशर को शो कर रहा है। अब प्योर लिक्विड को अगर आप देखेंगे तो ए से लेके बी पॉइंट तक, बी पॉइंट में जाके वो एक्सटर्नल प्रेशर का मुकाबला करता है, और इस पॉइंट पे जो प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है वो उबलता है यानी बॉयल होता है। अब हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो अब इस टेम्परेचर पे देखें जहाँ पे प्योर इस एक्सिस को टच कर रहा है यानी एक्सटर्नल प्रेशर के डॉटेड लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो इस टेम्परेचर पे उसको टच नहीं कर रहा है, बल्कि सॉल्यूशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर का मुकाबला करने के लिए जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इजाफी डिस्टेंस यानी टेम्परेचर इजाफी चाहिए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखें यहाँ पे ओरिजिनल जो है सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था और यहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है, तो ये T1 से लेके T2 का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको ज़्यादा कवर करना होगा, यानी एडिशनल इजाफी डिस्टेंस होगा टेम्परेचर का। यानी यहाँ पे ओरिजिनल जो सॉल्वेंट था वो बॉयल हो रहा था, और यहाँ पे डी पॉइंट पे सी से लेके डी पॉइंट तक जो है हमारे सॉल्यूशन के लिए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेम्परेचर का जो डिस्टेंस है वो सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा है। इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस ने सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको उसने बढ़ा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह ये चीज़ें ग्राफिकली एक्सप्लेन की जाती है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का आपस में हमने कंपैरिजन किया। अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे प्रेजेंट कर लेंगे, फिर मोलर मास यानी सॉल्यूट के मोलर मास के लिए कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे।
हम जानते हैं कि जो TB होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, वो मोलेलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो मोल्स है उनको मोलेलिटी कहा जाता है। तो जो TB जो डिफरेंस आया, ये TB क्या है? TB इज द डिफरेंस ऑफ T माइनस T नॉट, इसको हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया, ये TB क्या है? ओरिजिनल जो हमारा सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट और बाद में सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको हम TB कहते हैं। वो सॉल्यूशन के मोलेलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी सॉल्यूट जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा ये टेम्परेचर डिफरेंस इतना ही ज़्यादा आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड ओरिजिनल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये मोलेलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आया जिसे हम Kb कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और ये मोलेलिटी है। तो यहाँ पे देखें Kb को हम मोलल Bp बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसमें जो छोटा m है वो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मोलेलिटी की डेफिनेशन देखें तो मोलेलिटी इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मास ऑफ सॉल्यूट को हमने W2 से प्रेजेंट किया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 से प्रेजेंट किया, और 1/, W1 यानी सॉल्वेंट के मास को से, और ये 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस इक्वेशन में हम चेंजेस कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन m मोलेलिटी इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी, यानी जस्ट इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया। अब इस मोलेलिटी का जो इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर उसमें पुट कर लेंगे, जो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम पुट करने की कोशिश कर लेंगे। देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब मोलेलिटी के डेफिनेशन के मुताबिक मोलेलिटी के लिए जो इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 ड्राइव किया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो TB अपनी जगह, KB अपनी जगह, और मोलेलिटी की जगह ये इक्वेशन हमारे पास आया 1000 W2 डिवाइडेड बाय M2 W1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करके हम M2 को एक साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो है फाइनल जो है हालत हमारे पास इस इक्वेशन की आएगी। तो यहाँ पे जो M2 है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये the above equation can be used to determine molecular mass of unknown non-volatile and non-electrolyte solute। हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम एक अननोन नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की मोलर मास को मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। कंक्लूड करने से पहले हम एक
जायज़ा लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस का रिव्यू हमने लिया और हमने ये बताया कि आज हम जो कोलिगेटिव सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं और ये नंबर में 4 है। फिर हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि किस तरह एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम करने का बाइस बनता है और यही आगे जाके उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफे का सबब बनता है। इस केस को डिस्कस किया कि ओरिजिनल जो सॉल्वेंट था 50 सेंटीग्रेड पे अगर उबल रहा था तो सॉल्यूट के प्रेजेंस की वजह से अब ये 55 सेंटीग्रेड पे उबलेगा, क्योंकि 50 सेंटीग्रेड पे इतने वेपर्स नहीं बनेंगे कि वो एक्सटर्नल का मुकाबला करें। अब इस लिक्विड को हमें अगर एक्सटर्नल का प्रेशर से इसका मुकाबला, इसके वेपर प्रेशर का मुकाबला कराना है तो अब 5 डिग्रीज हमें मोर हीट इसको देनी पड़ेगी। फिर हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफिकली समझने की कोशिश की। ये ए से लेके बी तक ये ओरिजिनल सॉल्वेंट का ग्राफ है और सी से लेके डी तक सॉल्यूशन का ग्राफ है। हमने देखा कि ए ने इस पॉइंट पे जो है एक्सटर्नल प्रेशर को टच किया और ये यहाँ पे बॉयल होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट पे बॉयल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो एक्सटर्नल का मुकाबला कर सके। तो इसको टेम्परेचर एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी T1 से लेके T2 का जो डिस्टेंस है वो एडिशनल उसको तय करना पड़ेगा, ताकि वो जो सॉल्यूट के प्रेजेंस की वजह से वेपर प्रेशर में जो कमी हो गई है उसको कंपनसेट कर सके। यानी T1 से लेके T2 तक ज़्यादा उसको टेम्परेचर देनी होगी, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में हम इजाफा देखेंगे। मैथमेटिकली हमने इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की, यानी सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है वो प्रोपोर्शनल है मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ। मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होंगे तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा वो ज़्यादा होगा, अगर मोलिलिटी यानी उसके मोल्स की तादाद कम होगी तो ये इजाफा भी कम होगा। तो इसको हमने इक्वेशन बनाने की कोशिश की। इक्वेशन में एक कांस्टेंट आया जिसे हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसका एक और सिंपल नाम है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो के भी होता है उससे के मुतल्लिक़ शायद हमने बात नहीं की। ये सॉल्वेंट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर सॉल्वेंट के लिए ये इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है जिसे मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, और हर सॉल्वेंट के लिए ये एक कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया था उसमें मोलिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक उसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश की, और हम जानते हैं कि मोलिलिटी का मतलब क्या होता है। मोलिलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m से इसको प्रेजेंट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इनको अगर सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर ले तो W2 मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड के लिए, 1 ओवर W1 ये सॉल्वेंट के लिए, और ये 1000 ग्राम्स यानी 1 kg के लिए हमने जो है इसको पुट किया। और फिर इसकी जो है फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आया और फिर हमने इसको रीअरेंज किया तो उसकी ये शक्ल बन गई। अब हम मोलिलिटी की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m यानी मोलिलिटी। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ये एज इट इज़ TB और KB एज इट इज़ मौजूद हैं और m की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। फिर इक्वेशन को रीअरेंज करके m की लिए जो है m को एक साइड में हमने किया, ताकि इस इक्वेशन के ज़रिए हम अननोन जो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसका जो मोलर मास है वो हम मालूम कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए और इस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर्स को भी समझने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसका जो इंटरफेस हमने दिया हुआ है।
तो अल्केमिस्ट चैनल के साथ रहने का बहुत शुक्रिया।